थ्योरम्स में कल मैंने आपको कितनी 6 थ्योरम्स बताई थी, कितनी 6। क्या आप कॉपी पे देखना चाहेंगे कि बस माइंड में है? सबसे पहली थ्योरम थी इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। नंबर 2, the chord subtend equal angles at the center are also equal. जो chords equal angle बनाती हैं वो equal भी होती है सर। फिर equal chords of the circle are equidistant from the center. And the chords which are equidistant from the center are also equal. और चौथी थी, थर्ड फोर्थ थी वाली, मैंने फिर 6 बता दिया। The perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord. And the line joining center to midpoint of the chord also perpendicular to the chord. ये थी 6 theorems. ये थी 6 theorems. Yes sir? Yes sir. अभी कुछ और theorems आज करने का समय में, चलो। ये जो बाहर से म्यूजिक का शोर तो नहीं बोलूंगा, मजा ही बोलूंगा। मतलब शोर तो होता है, लेकिन फिर भी जो अभी आ रहा है उससे आप कोशिश कीजिएगा कि अपने दिमाग को यहाँ कॉन्सेंट्रेट करें। चलिए तो चलो हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 10.5। कौन से थ्योरम? 10.5। सबसे पहले यार ये क्वेश्चन अभी 10.2 एक्सरसाइज नहीं करी क्या हमने? 10.3 का थर्ड क्वेश्चन। आपने आज बहुत बड़ा एग्जाम लगा दिया मैंने कि सर आपने 10.2 लिखा। अपने कुछ बच्चे बाहर नीचे तो नहीं नाच रहे कभी कि सर वो 100-200 रुपए इकट्ठे भी कर। चलिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो बच्चों। क्या हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2? जल्दी से चेक करो, एक बार पढ़ तो लो। देखिए, prove that if chords of the congruent circle subtend equal angle at the center, then the chords are equal. क्या हमने कल ये थ्योरम नंबर 2 कर लिया क्या? congruent circles क्या होते हैं लिख लीजिए अपनी कॉपी में। congruent circles are the circles with equal radii. Congruent circles are the circles with equal radii. Congruent circles are the circles with equal radii. वो सर्कल जिनके रेडियस इक्वल होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यस सर। क्या ये वाला क्वेश्चन टिक कर दूं? कर दिया ना हमने यार। कौन सा कॉन्ग्रुएंट से लिखा था, बोलना नहीं है, अपनी कॉपीज में लिखना है। ये जो हमने कल किया था, विद द हेल्प ऑफ व्हिच कॉन्ग्रुएंसी रूल वी डिड दिस। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल की मदद से हमने इस काम को किया था, जरा एक बार बता दीजिए। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल की मदद से किया था? बोलना नहीं है, सिर्फ अपनी कॉपीज में लिखना है कि इफ कॉर्ड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स, एंगल इक्वल है, रेडियस इक्वल है, तो क्या ऐसे किया था क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्या ऑलरेडी डन लिखूं? Yes sir. Okay. फिर recall that two circles are congruent if they have same radii. Prove that the equal chords of the congruent circles subtend equal angle at the center. क्या ये हमने कल कर लिया था क्या? Yes sir. चेक कर लो एक बार कि congruent circles में अगर कुछ chords इक्वल होगी तो वो सेंटर पर बराबर एंगल भी बनाएंगे। कल की पहली 2 थ्योरम्स थी ना, आपने बोल दिया सर आपने 10.2 कराई, कैसे बोल दिया आपने? हम कर चुके हैं ना बच्चे ऑलरेडी। हेडिंग डालिए अपनी कॉपीज में, सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स। क्या? सर्कल्स थ्रू 3 पॉइंट्स। यस सर। देखिए तो चलो एक वर्ड होता है कोलिनियर। क्या आपको मालूम होता है कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर मतलब ABC।
ए बी सी, मतलब दे आर लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो दे आर लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। और इन लोगों का स्टॉप जरूर होगा अग्रवाल क्लासेस के। ये तो कार्ड में लिखेंगे 10 मिनट्स का स्टॉप अग्रवाल। अगर मैं नीचे खड़ा हूं तो 2-4 ठुमके भी लग रहे हैं। इधर देखो चलो, तो चलो 3 पॉइंट्स जो कि एक लाइन में होते हैं, 3 पॉइंट्स और मोर देन 3 पॉइंट्स, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? कोलिनियर। जैसे मैंने बोला भाई आप लोग जरा कोलिनियर हो जाओ, क्या आप लोग बोले जरा कोलिनियर हो जाओ? कोलिनियर का मतलब सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, नॉन कोलिनियर क्या होता है? नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब ऐसा ऐसा ऐसा। कोई भी दो तो हमेशा ही कोलिनियर होते हैं, बात हो रही है लेकिन 3, तो इसमें तीनों के तीनों क्या है? नॉन कोलिनियर। क्या है तीनों के तीनों? नॉन कोलिनियर। ठीक है, ओके। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट की खास बात है कि कोई भी 3 कोलिनियर पॉइंट से कोई सर्कल पास नहीं हो सकता। कोई भी सर्कल पास नहीं हो सकता, मतलब क्या कि अगर इन दोनों से पास होगा तो इससे नहीं होगा, इन दोनों से पास होगा तो इससे नहीं होगा, इन दोनों से पास होगा तो इससे नहीं होगा। बोलो, आ रहा है समझ में? अब अगर कोई भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है ना, तो इनसे कोई ना कोई एक सर्कल पास होगा ही होगा। इससे तो बच्चों लोग अपनी कॉपीज में पहले इसको जरा मैं समझाता हूँ ना, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ठीक है मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ ना। कि बच्चों लोग कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो उनसे एक और सिर्फ एक सर्कल जरूर पास होगा। मतलब क्या हुआ? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 2 सर्कल पास हो जाए उससे, नहीं। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सर्कल पास ना हो। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि 3 सर्कल्स पास हो जाए। सिर्फ कितने सर्कल पास हो सकते हैं? 1 and only 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? जरा एक बार थ्योरम देखिएगा प्लीज। क्या है थ्योरम? तो चेक कीजिएगा समझ में आया कि नहीं। तो व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम नंबर 10.5 आपको पढ़ना है और समझना है और मुझे बताना है समझ में आया कि नहीं। स्टॉप आ गया तो स्टॉप आने वाला Yes, sir. देखो, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना क्या लिखा? There is one and only one circle। क्या बोला? There is one and only one circle passing through the 3 non-collinear points। Yes, sir. इसका क्या मतलब हुआ? सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई मैंने 2 पॉइंट बने ए और बी, मैंने पूछा भाई साहब 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? बोला सर एक तो ये हो गया, दूसरा बोला सर एक ये हो गया, वेरी गुड। बोला सर एक ये हो गया, और सर मैं बताऊं एक ये भी हो गया। नहीं तो चलो हम समझ गए कि बहुत सारे, हम समझ गए बहुत सारे हो गए। यानी अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो तो कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं उससे? ठीक है। 1 पॉइंट हो तो कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफिनिट। 1 सर्कल हो तो कितने सर्कल पास हो सकते हैं? 1 पॉइंट। लेकिन अगर आपके पास में 3 पॉइंट्स है ना, और तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, तो 1 and only 1 circle will pass through the 3 points which are non कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट्स बोलने लगे सर हमसे सर्कल पास ही नहीं होता। हमने कहा तुम कोलिनियर हो गए? बोला हाँ सर हम तो नॉन कोलिनियर है। हमने कहा फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। सब ईश्वर ने एक सर्कल तो पक्के से दिया है तुमको पास होने के लिए। बोला सर अगर 2 का जुगाड़ हो जाए तो 2 नहीं हो सकते, कितने का होगा? बस 1। तो क्या एक बार जब थ्योरम को पढ़िएगा प्लीज, थ्योरम पढ़िए कि if the 3 points are non-collinear then there is one circle, there is one and only one circle that must pass through the 3 non-collinear points।
3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, तो उनसे एक या कम से कम उनसे मतलब एक और सिर्फ एक सर्कल ही पास हो। समझ गए ना? दिस इज थ्योरम नंबर 10.5। कॉपी सब लोग अपना हो जाएगा। चलो फटाफट देखते। हाँ चैलेंज है हमारे लिए, है ना? हम अपना काम कर सकते हैं। Given an arc of a circle, एक सर्कल के साथ आर्क क्या है? क्या दिया हुआ एक सर्कल की एक आर्क। एक आर्क हो गया, समझ में आ रहा है? चलो एक आर्क हो, ये एक आर्क दिया हुआ है और आपको पूछा गया है इसमें कि बताइए कि इसके ये जिसमें सर्कल की आर्क है, आर्क का मतलब क्या होता है? दैट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। आर्क का मतलब क्या होता है? दैट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आपको ये बताइए कि सर इस आर्क की मदद से सर्कल को पूरा कैसे करेंगे? और बनाने इसके अंदर मैं तरीका बताता हूँ। आर्क को पूरा करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक सेंटर और एक टेप। मैं 2 पार्ट्स बना देता हूँ, एक पार्ट AB और एक पार्ट BC। आपने और तेज कर दिया।
थर्ड का बड़ा डायग्राम ना, if two circles intersect at 2 points, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. सर आप वो सर एक थ्योरम टाइप का सर आप ये डेफिनेशन बता रहे थे सर एट द मैक्सिमम। अच्छा, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। At the maximum, कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिख लीजिएगा, at the maximum, two circle can intersect. At the maximum, two circles can intersect at 2 points. Yes, sir? Yes, sir. दो सर्कल्स मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं? 3 पे भी कर सकते हैं, 1 पे टच कर सकते हैं, Yes, sir. और 1 पे भी टच नहीं कर सकते, है ना? अगर ऐसा भी पॉसिबल है कि 2 सर्कल में इंटरसेक्ट एट 0 पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 सर्कल्स, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना? चलिए कर लें, है ना? चलो चलो चलो, ये म्यूजिक ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं देखिएगा प्लीज। ये बोल रहे हैं 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। पहली बात तो क्या ऐसा दिया है कि 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? अच्छा, कहाँ दिया? मुझे तो नहीं दिख रहा, बोलो जल्दी से। तो इसमें मैंने एक बड़ा ले लिया और एक क्या ले लिया? छोटा ले लिया, एक बड़ा और एक छोटा, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया A और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया P। इसका सेंटर कितना ले लिया है? P, और इसका सेंटर कितना ले लिया है? Q, और ये हो गई है कॉमन कॉर्ड। ये क्या हो गई है? और मैंने सेंटर्स को ज्वाइन, मैंने क्या किया? सेंटर्स को। लेट द जॉइन ऑफ सेंटर इंटरसेक्ट द कॉमन कॉर्ड एट M। लिखो अपनी कॉपी में, लेट द जॉइन ऑफ सेंटर्स, let the join of center intersect the common chord at point N. Let the join of centers intersect the common chord at point M. Common chord at point M. Common chord at point M. Yes, to prove क्या करना है? PQ is the perpendicular bisector of AB. To prove PQ is the perpendicular bisector of AB. PQ is the perpendicular bisector of AB. To prove
PQ is perpendicular bisector of AB. सही है क्या बच्चा? AB का perpendicular bisector प्रूव। तो अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं फिर। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी बता पाओगे? कंस्ट्रक्शन हो जाएगी जॉइंट PA, जॉइंट PB, जॉइंट QA, जॉइंट QB। करो अब अपने आप, अब अपने आप दिमाग लगाइएगा प्लीज। आपको दो चीजें प्रूव करनी है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और एंगल AMP इज 90 डिग्री। एंगल AMP इज 90 डिग्री। जब मन खुश होता है तो दिमाग बहुत तेज चलता है, समझ गए? करो बेटा, निकालो इसका। मुझे निकालो। जल्दी से। मुझे करना होगा ज्वाइन OA ना OA PA PB QB और QA। अब आपने क्या किया? सबसे पहले ले लिया इन ट्राइंगल APQ, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाओगे? करो चलो जल्दी से। ट्राइंगल APQ, ट्राइंगल BPQ। जरा ध्यान से नजरें घुमा लो ट्राइंगल्स पे। कौन से ट्राइंगल्स मैंने बोले? सोते हुए लोग तो नीचे गिर जाते हैं। हल्का फुल्का हो तो बेड पे उछलने लगे, बंजी नहीं जाए। इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPQ देखो क्या AP इज इक्वल टू PB होगा? AP इज इक्वल टू BP। ओके सर। क्या QA इज इक्वल टू QB होगा? और भाई साहब PQ इज इक्वल टू PQ होगा कॉमन? तो ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPQ बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए? क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? बोलो बना कि नहीं? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल, राइट? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। इफ दे आर इक्वल देन व्हाट शुड आई डू? चलिए अब मैंने क्या किया चलो, अब मैंने ले लिया नाउ इन ट्राइंगल APM एंड ट्राइंगल BPM। कौन सा ट्राइंगल? APM एंड BPM। दिख रहा है क्या? यस सर। APM एंड BPM। बहुत ध्यान से देखो, डायग्राम दिखेंगे APM BPM APM BPM। अब कॉन्सेंट्रेट कर लो पूरा। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? देखो क्या AP इज इक्वल टू PB है? या AP इज इक्वल टू BP हो गया सर? और मानिए विश्वास PM कॉमन है दोनों में। ओके, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी हो गया। तो ट्राइंगल APM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPM बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बोलो जल्दी से। यस सर। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब सुनना सब लोग ध्यान से।
ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या AM इज इक्वल टू BM हो गया बाय CPCD? और अगर AM इज इक्वल टू BM हो गया तो M मिड पॉइंट हो गया। Therefore, क्या AM परपेंडिकुलर टू AM नहीं PM, क्या PM इज परपेंडिकुलर टू AB भी हो गया? कैसे? Sir, the line joining center to the midpoint of the chord is also perpendicular to the chord. श्रेय को यहाँ समझना। बहुत ध्यान से देखो, क्या AB एक कॉर्ड है ना दोनों सर्कल्स की, और P पॉइंट से ज्वाइन किया, M मिड पॉइंट प्रूव कर दिया। तो कल के थ्योरम में हमने प्रूव किया था ना, द लाइन जॉइनिंग सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो लाइन सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगी। वो लाइन कॉर्ड के क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। कल पढ़े थे ना थ्योरम? भूल गए? लास्ट क्या नाम तुम्हारा? हो गया? क्या नाम तुम्हारा? शिव। शिव राम जी चलेगा, शिव जी आता है। और राम जी चलेगा, शिव जी। We are blessed है ना? तो चलो फिर क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में डबल कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है। इस क्वेश्चन में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई है? डबल कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इस क्वेश्चन के आने की उम्मीदें भी होती है। नंबर वन, एक तो छोटी सी तो एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये तो पता होगा कि किसी भी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। यस सर। चलो फिर आगे के थ्योरम्स, सब मोर थ्योरम्स देखो अपनी कॉपी। सब मोर थ्योरम्स, कितने थ्योरम्स हो चुके हैं? 7 नहीं हो गए? 7 हो चुकी है। कल तो 6 हुई थी और आज 1 नहीं होगी कि थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट 1 and only 1 सर्कल कैन पास थ्रू। एक और सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक और सिर्फ एक सर्कल ही पास हो सकता है। एक और सिर्फ एक सर्कल ही पास हो सकता है। समझना सर क्या? चलो थ्योरम्स पढ़ाऊं कुछ और? लिखो अपनी कॉपी में एक और थ्योरम, एक और थ्योरम करा रहा हूं। और अब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, है ना? डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा। देखिए ये वाली थ्योरम नंबर 10.6 हमने कल कर ली थी। यस सर। अब एक बार जरा चेक कर लीजिए, अग्रवाल सर भी झूठ तो नहीं बोल रहे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कल ये बताई थे कि प्रूव भी किए थे? थ्योरम्स को तुम प्रूव भी कर रहे हैं ना? क्या ये भी हो गई थी क्या फिर? सर देखो, अगर ये थ्योरम हो जाती है ना तो ये भी हो जाती है। ये क्या होता है? कन्वर्स। गिवन टू प्रूव क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। गिवन टू प्रूव क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज। चलो, तो ये 2 थ्योरम्स ऑलरेडी हमारी हो चुके हैं। हम लोग करना चाह रहे हैं इसके बाद की थ्योरम्स। ये एक्सरसाइज नंबर 10.4 बैंड बजा देने वाली एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? बैंड बजा देने वाली एक्सरसाइज। कल से चालू है शायद। लिखिए अपनी कॉपी में, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल।
एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल जो है वो अपनी आर्क, एक एंगल सबटेंड करता है, आर्क ऑफ द सर्कल एंगल सबटेंड करती है। देखो क्या मतलब है इसका, मैं समझाता हूं सब लोग। इधर देखिए, कोई भी एक आर्क हो गई ए बी, कोई दिक्कत? कोई भी एक आर्क ले लिया आप लोगों ने, कोई भी एक आर्क ले लिया ए बी, तो ये माइनर आर्क है कि मेजर आर्क है? माइनर। छोटी है तो माइनर है, सेमी सर्कल से छोटी है तो माइनर, और सेमी सर्कल से बड़ी होती है तो मेजर। तो चलो इसके एंड पॉइंट्स को आप सेंटर पे ज्वाइन करें। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द, देखिए अगर आप आर्क AB लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप AB के ऊपर ऐसा लगा दोगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? आर्क AB। इसको क्या पढ़ेंगे? आर्क AB। यानी किसी भी आर्क का एंगल सेंटर पर कौन सा होता है, उस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर पर ज्वाइन कर दीजिए, तो जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट। सबटेंडेड मतलब एक तरह से बनाना बोल दीजिए आप उसको। इट इज मेकिंग एन एंगल, है ना? Sir, हाँ sir, if the angles are made through the radius that are connecting at the edges of the arc, sir, can we say that figure is a sector? हाँ, yes, of course. The angle of the sector at the center is called the angle made by the angle subtended by the arc at the center. चलेंगे आगे? Yes, sir. ओके, बच्चे लोग अब दोबारा बोल बेटा। ओके ओके, मतलब आपने मेरी बेइज्जती कर दी आज। आर्क AB को मैंने बोला ऐसे भी लिख सकते जी। काश मैंने अपनी टीचर की बात सुन ली होती और मैंने अपनी राइटिंग सुधार ली। अरे यार डंडी से लिखना पड़ता ना, बड़ा मुश्किल होता है इससे लिखना। अब मैं पेन से नहीं लिख पाता मालूम, नहीं क्योंकि बताइए इतना ये बड़े पेन की आदत होगी ना, इसके पेन की इतना मोटा पेपर और ये बहुत एक्स्ट्रा फ्लुएंट है, तो कितना भी अच्छा पेन क्यों ना हो मुझे परेशान करता है लिखने। आई एम नॉट एबल टू राइट वेल ऑन द पेपर, लिख ही नहीं पाता हूँ। आज मैं लिख रहा था तो अपनी राइटिंग समझ में नहीं आई। गूगल पे वॉइस टाइपिंग कर ली। तो चलो ये हो गया एंगल थीटा, समझे क्या अभी? Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, आर्क को छोड़कर जो ये वाली आर्क बची है ना, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट आर्क। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टरनेट आर्क। ऑल्टरनेट आर्क मतलब इस आर्क को छोड़कर जो आर्क बचेगी वो होगी ऑल्टरनेट आर्क। इसको कई बार हम लोग इंस्क्राइब्ड आर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इंस्क्राइब्ड आर्क। इंस्क्राइब्ड आर्क, इसको कई बार हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड आर्क। वी कॉल इट एज इंस्क्राइब्ड आर्क। यानी आर्क को छोड़कर जो बाकी आर्क बचे उसको क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब्ड आर्क या फिर बोलते हैं ऑल्टरनेट आर्क। तो बच्चे लोग इसी वाली आर्क का अगर आपने सेंटर पर ज्वाइन किया तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर बोलेंगे इसको। और अगर मैंने बोला ये एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द आर्क AB। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ACB को बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ द आर्क AB। बोलो आया क्या समझ में? नहीं आया समझ? अच्छा इसमें क्या है? इसका जो सेंटर पर एंगल है वो क्या हो गया? एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। सबटेंडेड मतलब बनाना,
सबटेंडेड से ज्यादा परेशान मत होइए. इट इज नॉट सपोज टू बी अ वेरी बिग मैथमेटिकल टर्म्स. नो टर्म इट इज सिंपल टर्म. सबटेंडेड बना दिया भाई ने, है ना. ये पेन आपकी आंखों पर क्या एंगल बनाता है? व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस पेन एट योर आई. तो यहां से आपने ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया, एंगल पता लग गया. बोलो आ रहा है समझ में क्या? ओके तो चलो, इसका मतलब इस आर्क के दो जगह एंगल होते हैं. इस आर्क के कितने जगह एंगल होते हैं? दो. एक तो सेंटर पर और एक इंस्क्राइब्ड आर्क में. कौन सी आर्क में? और एक खास बात कि ये वाला जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल से डबल होता है. एंगल एओबी, एंगल एओबी इज डबल ऑफ एंगल एसीबी. मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी में सुनो. The angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by the arc in the alternate arc. In the alternate arc. एक बार और. The angle subtended by the arc at the center is twice, is double the angle subtended by the arc in the alternate arc. उस आर्क ने ऑल्टरनेट आर्क में जो एंगल बनाया उसका डबल करोगे तो उस आर्क का सेंटर वाला एंगल आएगा. उस आर्क का कौन सा वाला एंगल आएगा? सेंटर वाला एंगल आएगा. इसको एक बार कॉपी कीजिए फिर दोबारा से बताओ. तो मेजर आर्क नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, मत बोलो. हम वही चीज यूज करेंगे जो बुक में लिखी हुई. मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोलेंगे मेजर आर्क. अमन हो गया? जानी जी? यस सर. समझ में आ रही जी? यस सर. तो थ्योरम क्या है? थ्योरम क्या है? सुनिएगा ध्यान से कि सर पहले हिंदी में बता रहा हूं फिर उसको अंग्रेजी में बोलूंगा. सुनिएगा ध्यान से कि सर अगर कोई एक आर्क होती है ना सर्कल में, उसका अगर आप इंस्क्राइब्ड आर्क में कोई एंगल बनाएंगे, उसका डबल करेंगे तो उस आर्क का सेंटर पे जो एंगल है वो आ जाए. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द ऑल्टरनेट आर्क, इन द इंस्क्राइब्ड आर्क, इन द इंस्क्राइब्ड आर्क. कुछ आया है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया सर, फिर दोबारा से देखना, मैं जल्दी जल्दी नहीं बताऊंगा, इसको अच्छे से बताना मुझे. ये हो गई आर्क ए बी. इसका सेंटर पे एंगल कितना है? सेंटर पे एंगल कितना है? मान लेता हूं 60 डिग्री. मान लेता हूं कितना है? 60 डिग्री. तो यार सोच कर बताओ बॉस, ये 30 के 120 पक्का? इसका डबल हो गया. अब एक खास बात, जो आर्क हमारी जो मेजर आर्क है, मतलब जो हमारी कंसिडरेबल आर्क है, वो तो ये वाली है. और जो ये ब्लैक वाली आर्क है, ये कौन सी आर्क है? इंस्क्राइब्ड आर्क है. तो ये बताओ क्या ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड आर्क में है या फिर सेंटर पर है? इंस्क्राइब्ड आर्क में है. किसमें है? इंस्क्राइब्ड आर्क में है. हेलो हेलो. इंस्क्राइब्ड आर्क में सर वो डबल हो जाएगा कि आधा हो जाएगा? आधा. इंस्क्राइब्ड में आधा होगा और सेंटर पे डबल. इंस्क्राइब्ड में आधा और सेंटर पर डबल. इंस्क्राइब्ड में आधा और सेंटर पर डबल. ऐसा क्यों? मैं बताऊंगा. थ्योरम है. कौन बोल रहे हैं? थ्योरम है. दिस इज द थ्योरम. हम प्रूव भी करेंगे इसको, है ना? तो सुनिएगा ध्यान से. अच्छा ये बताइए, क्या ये एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल है कि सेंटर पर एंगल है? तो क्या ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड है कि सेंटर पर है? अच्छा सुनो ध्यान से, ये वाला एंगल
ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड आर्क में है कि सेंटर पर है? Inscribed. तो ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड में है कि सेंटर पे है? Inscribed. तो Inscribed. तो ये बताओ सेंटर पर किसी आर्क के कितने एंगल हो सकते हैं? सेंटर पर कितने एंगल हो सकते हैं? एक। ये बात सर दिखा देते क्या कितने हो सकते हैं? एक। कोई भी आर्क का सेंटर पर एक ही एंगल हो, बट सर इंस्क्राइब्ड एंगल कितने हो सकते हैं उसके? इनफाइनाइट। इंस्क्राइब्ड एंगल कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। उसके इंस्क्राइब्ड एंगल इनफाइनाइट होते हैं। उसके इंस्क्राइब्ड एंगल कितने होते हैं? Infinite. तो इसका मतलब अगर ये 60 है तो भाई साहब ये भी 30 30 30 30 30 30 30 30 30 बोलो आए क्या समझ गए? थ्योरम क्या है समझ में आया कि अभी? कोई भी एक आर्क का सेंटर पर जो एंगल होगा उससे आधा एंगल होगा इंस्क्राइब्ड एंगल, या फिर आप ये बोल सकते हो कोई भी आर्क का एक एंगल अगर इंस्क्राइब्ड आर्क में बनेगा तो उसका डबल एंगल कहां होगा? सेंटर। तो थ्योरम जो है ना वो डबल वाली है, हाफ वाली थ्योरम नहीं। थ्योरम कौन सी है? डबल। थ्योरम कौन सी है? डबल। ओके चलो फिर एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ये सर्कल जैसा दिख रहा है? चलो चलो अभी ये आर्क ए सोचकर बताओ कि अगर ये वाला एंगल नहीं, अगर मुझे ये एंगल तो ये वाला 90. कितना होगा? 90. पक्का? Yes, sir. तो जे वाला एंगल 45. ये वाला 45. 45. समझ में आ गया? Yes, sir. क्यों मेरे को एक और थ्योरम समझ में आ गया? एक आर्क का इंस्क्राइब्ड आर्क में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल हो। Yes, sir. एक आर्क का इंस्क्राइब्ड एंगल में इंस्क्राइब्ड आर्क में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे क्या होंगे? Equal. इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। तो आपके पास कितनी थ्योरम्स हो गई? दो थ्योरम्स। सुनना ध्यान से, दो थ्योरम्स कौन कौन से हो? पहली थ्योरम ये है कि the angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by it in the alternate arc, in the inscribed arc. दूसरी थ्योरम किसी का नाम दिखा रहा है क्या उसमें? चलिए दूसरी थ्योरम क्या है? दूसरी थ्योरम ये है कि द एंगल्स इंस्क्राइब ऑल द एंगल्स इन द इंस्क्राइब्ड आर्क ऑफ एन आर्क आर इक्वल. ऑल द एंगल्स इन द इंस्क्राइब्ड आर्क ऑफ एन आर्क आर इक्वल. एक आर्क के इंस्क्राइब्ड आर्क में जितने भी एंगल होते हैं वो सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. समझ में तो नहीं आई? आगे समझ में? पक्का? एक और गुस्सा तो नहीं होना तुम लोग? बताओ अगर मैंने ये आर्क लिया, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब आ रहा है? तुमने पूछा था ना माइनर आर्क ले लेने, मैंने बोला था मत लो क्योंकि अब मैंने सेमी सर्कल ले लिया. तो ये आर्क है, ये आर्क ले लिया मैंने, ब्लू वाली आर्क दिख रहा है कि ब्लू वाली आर्क है? तो अगर मैंने ये आर्क ले ली तो इसका सेंटर पे एंगल कितना हो गया बच्चे लोग? 180. सेंटर पर एंगल कितना हो गया? इसको लगता है गाना लग गया, गाना लग गया है ना. फिर क्या अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो क्या ये सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनेगा तो कितना होगा बेटा? 90. और ये कितना होगा बेटा? 90. ये कितना होगा बेटा? 90. इसका मतलब एक और थ्योरम हो गई कि सर एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90. सर अगर आप डायमीटर के एंड पॉइंट्स को किसी भी आर्क पर ज्वाइन करोगे तो 100% एंगल 90 ही बनेगा. 100% एंगल कितना बनेगा? 90. द एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90. तो 3 थ्योरम पढ़ लिया आपने. क्या क्या है थ्योरम से एक बार मैं रिवाइज कराता हूं. पहली थ्योरम
the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the arc in the inscribed arc. Inscribed arc को दूसरा क्या बोल सकते हैं? Alternate arc. उसको मैं बोल के बता देता हूं कि the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the arc in the alternate arc. दूसरी theorem, all the angle made by an arc in the inscribed arc are equal. एक आर्क के द्वारा जितने भी एंगल बनाए जाएंगे इंस्क्राइब्ड आर्क में वो सारे के सारे इक्वल होंगे और वो सारे सेंटर वाले एंगल से आधे भी होंगे. वो सारे सेंटर वाले एंगल से क्या होंगे? आधे. तीसरी थ्योरम, द एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90. द एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90. क्या आपको तीन थ्योरम समझ में आई क्या? गुस्सा तो नहीं हो रहे लोग? तो चलो अब हम लोग देख रहे हैं थ्योरम नंबर 10.8. ये लो भैया थ्योरम नंबर 10.8. चलो एक बार पढ़ के देखो, हो सकता है आपको लगे कि यार सर ने तो हमारे पहले पढ़ा था. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. हाँ मालूम है ना? Yes, sir. इज डबल. हाँ मालूम, पक्का मालूम. इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट Yes, sir. at any point on the remaining part of the Circle. remaining part of the circle को हमने दो नाम दिए, inscribed arc और alternate Alternate arc. arc. कैसे लग रही थ्योरम? समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा, फिर एक और थ्योरम देखते हैं ये लोग मुझसे मतलब एग्री करते हैं कि नहीं, कि मेरी बेइज्जती करते हैं. अग्रवाल से तो कुछ नहीं होता. ये थ्योरम नंबर 10.9. ये क्या थ्योरम है देखना, इनकी भावनाएं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं. क्या है वो? इनकी भावना ये कि सर एक कॉर्ड ले ली हम लोगों ने, एक आर्क ले ली और उसको कॉर्ड को हमने ज्वाइन कर दिया. Yes, sir. तो सर एक सेगमेंट ये हो गया छुटकू, एक हो गया बड़ा सेगमेंट. Yes, sir. तो इस बड़े सेगमेंट में अगर आप कोई भी एंगल बनाओगे ना Yes, sir. तो सर वो इक्वल होगी. Yes, sir. ये सारे एंगल क्या होंगे? Equal. पढ़ो जरा. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल. यार इससे ज्यादा अच्छा तो हमने समझाया है. Yes, sir. हमने क्या समझाया? एक बार बोल के दो, दोबारा से सुना कि द एंगल मेड बाय एन आर्क इन द ऑल्टरनेट आर्क आर ऑलवेज इक्वल. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द इंस्क्राइब्ड आर्क आर ऑलवेज इक्वल. द एंगल मेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग आर्क आर ऑलवेज इक्वल. Angles in the same segment are also equal. Angles in the same segment are also equal. बोलो बना के बच्चे लोग? Yes, sir. इसी यार ये मैं बता दूं, ये सारी क्लासेस आपको घर पे जाके पीडीएफ को अपनी कॉपी में नोट करना होता है. जब आप इन पीडीएफ्स को कॉपी में नोट करोगे, वीडियोस को फिर दोबारा देखोगे तो यूज होगा आपके पास. समझ रहे हो आप लोग? ऐसे यूज नहीं होगा, वरना तो ऐसे तो सब चली जाएगी कहानी. समझ रहे हो? अभी आपके अभी एक बारात दे दिया ना, तो अब याद नहीं आ रहा कौन सा गाना कितनी देर चला. हल्का हल्का याद आ रहा है क्योंकि अब हमने कुछ और पढ़ लिया. कल आओगे तो कुछ और पढ़ लोगे, परसों आओगे कुछ और पढ़ लोगे, तो पुरानी चीजें फेड होती जाएंगी. बट अगर हम लोग उसको लॉक कर लेंगे प्रैक्टिस करके, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे. फिर कभी भी नहीं भूल पाएंगे. जैसे आपने जन गण मन राष्ट्र गान की प्रैक्टिस करी हुई ना, करी है ना प्रैक्टिस आपने, इसमें बनता है. और जो प्रैक्टिस नहीं करी वो नहीं होती. चलें फिर आगे. एक थ्योरम और रह गई, शायद इन्होंने बताई नहीं है एनसीईआरटी में. एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. देखें Yes, sir. मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने कहा दे देना वो थ्योरम. कहीं ऐसा ना हो
नहीं दिया हम लोगों ने। दी है क्या? 10.10 जैसे ये 10 कुछ और है भाई। सर नीचे दी थी सर अरे ये 10.7 एंगल इन द सेमीसर्कल इज राइट एंगल मतलब 90 हाँ ठीक कितने डिग्री बोलो बना के नहीं चले भी आगे एक है ना एक हो गया मतलब समझ गया बात। ये 10.10 थ्योरम बात में समझना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसके वर्टेक्स सर्कल पर पड़ते हो। जिसके वर्टेक्स कहां पे पड़ते हो? सर्कल पर, सरफेस पर नहीं भाई, सर्कल पर। If the vertices of the quadrilateral lies on a circle, then the quadrilateral is said to be cyclic quadrilateral. Please लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। If all the vertices of a quadrilateral, if all the vertices of the quadrilateral lie on the circle, if all the vertices of the quadrilateral lie on the circle, then the quadrilateral is said to be cyclic quadrilateral. Then the quadrilateral is said to be cyclic quadrilateral. कैसा quadrilateral होगा वो? Cyclic quadrilateral. लेकिन तो ये 4 कॉर्ड देते हैं। हाँ तो चारों कॉर्ड्स बनाएगा बिल्कुल। क्वाड्रिलेटरल भी तो है ना, लेकिन एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल तो है ना। ठीक है, अच्छा सुनिए अब एक खास बात, एक थ्योरम है कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है? 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। चारों एंगल्स का तो 360 डिग्री किसी भी क्वाड्रिलेटरल का होगा, बट जिस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा वो पक्की बात है सर्कल पर पड़ेगा। वो पक्की बात है कहां पे पड़ेगा? सर्कल। समझ में आया कि अभी आपको क्या बोला हमने कि इफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic, then angle A plus angle C is 180 degree and angle B plus angle D is 180 degrees. जैसे अगर आप गुस्सा ना हो तो ज्यादा पढ़ा दिया बेटा, आज काफी ज्यादा हो गया आज के लिए क्लास में, जितना रिवाइज करना पड़ेगा। देखिए क्या है थ्योरम नंबर 10.12 10.11 था ठीक है 10.10 आप छोड़ दीजिए। 11 चाहिए ना, ये चाहिए ना नहीं, ये तो उसका वो है ना। हाँ ये लीजिए, जरा एक बार पढ़िएगा तो क्या अग्रवाल सर ने कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं पढ़ा? पढ़ो जरा ध्यान से, क्या है थ्योरम? The sum of either pair of opposite angles in a cyclic quadrilateral is 180 degree. और इसका कन्वर्स कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ना, तो मैं बोलूंगा भाई साहब तुम्हारे चारों पॉइंट्स ना सर्कल पर पड़ेंगे। सर आपको कैसे मालूम? मालूम है, 9th क्लास 3-4 बार पढ़ी है। अब बताओ क्या मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत समझ में आ गई?
कोई डाउट? No, sir. ओके, तो बच्चों लोग ये टॉपिक हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। ये टॉपिक क्या हो गया आपका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, राइट? अब आपके पास बची हैं एक तो थ्योरम बची है, थ्योरम नंबर 10.10। कोई बात नहीं, हम करेंगे उसको, मैं कराऊंगा। नंबर दूसरी बात, अब आपके पास बची है एक्सरसाइज नंबर 10.4 और 10.5। यार 10.4, 10.5 जो एक्सरसाइजेज है ना वो बॉम्ब्स हैं। वो क्या है? बिल्कुल बॉम्ब्स। तो सबसे पहली बात आपके लिए ना 2-3 इंस्ट्रक्शंस है, 2-3 अनाउंसमेंट है, अच्छे से सुनिए मेरी। सबसे पहले अनाउंसमेंट तो ये कि जब कल क्लास को अटेंड करेंगे तो कल क्लास को अटेंड करने से पहले एक बार कॉपी के ऊपर सारी के सारी थ्योरम्स लिख लीजिएगा। लगभग 11-12 थ्योरम्स तो यहीं आ रही, तो 12 थ्योरम्स तो आएंगे लगभग। तो आपको 12 की 12 थ्योरम्स बिल्कुल लर्न होनी चाहिए। देखो मैं आपको करके बताता हूं, क्या मुझे लर्न है क्या? नंबर 1, equal chords of the circle subtend equal angle at the center. All the chords which subtend equal angle at the center are equal. यार chord थ्योरम तो 6 होंगी, बाकी तो 6 उसकी क्या हो जाएंगी? कन्वर्स। Equal chords of the circle are equidistant from the center, and the chords which are equidistant from the center are equal. The perpendicular drawn from center to the chord bisect the chord. The line joining center to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord. ये तो 6 थ्योरम कल वाली होगी। फिर 7वीं थ्योरम आज की आएगी कि थ्रू 3 non-collinear points one and only one circle can pass through। 3 non-collinear पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, एक और सिर्फ एक। 7 थ्योरम्स हो गई। फिर उसके बाद अब चालू हो रही है वो जो सेंटर ऑफ एंगल सबटेंडेड वाली थ्योरम। 8वीं थ्योरम है एक थ्योरम कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल is twice the angle subtended by it in any point at any point in the remaining arc. 8th theorem. 9th theorem, angle in the same segments are equal. Angle in the inscribed arc are also equal. फिर 10th theorem आ गई है, angle in the semicircle is 90. 10th theorem. फिर 11th theorem आ गई है कि सर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। और फिर इसका कन्वर्स कि सर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो इसका मतलब उसके चारों के चारों पॉइंट सर्कल पर ही पड़ेंगे। ऑल, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे कि सारे के सारे पॉइंट सर्कल पर पड़ेंगे? वैसे तो बोलेंगे हम लोग ऑल द 4 पॉइंट्स विल लाई ऑन अ सर्कल। इंग्लिश बन गई सर, लेकिन मैथमेटिक्स में क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स में बोलेंगे ऑल द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। क्या बोलेंगे उसको? ऑल द 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं? कॉनसाइक्लिक है। कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स कौन से होते हैं? कौन मतलब एक जैसे ना, तो कॉनसाइक्लिक का मतलब एक जैसे एक सी सर्कल पर पड़ेंगे। ऑल द पॉइंट्स विल लाई ऑन द सेम सर्कल। क्या मेरी बात समझ में आई? कितने थ्योरम्स मैंने रखा है अभी भी? 12। तो जब आप कल के क्लास अटेंड करेंगे तो ये 12 थ्योरम्स आपके दिमाग में बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहनी चाहिए। अच्छा सुनो, बैठो। दूसरी बात पे चलो, आप नहीं अभी नहीं, अच्छा इसको बंद करो, ठीक है। चलो दूसरी बात,